पोस्टुलेट्स होते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये यहाँ पे लिख रहे हैं, साथ साथ लिखते जाना तुम लोग, ठीक है। पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऐसे लिख लेना, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। हेलो, ठीक है, तो साथ साथ में ही लिखते जाना सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यह है, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट्स ऑफ एटम्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली एटम है क्या, टाइनी एटम का डेफिनेशन क्या है, टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट cannot be created or destroyed, ठीक है। ये है एटम के बारे में कि सारा मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है, बहुत ही छोटे पार्टिकल एटम से बना हुआ है। और ये भी बोला था, एटम को डिफाइन ये किया था कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, ठीक है। किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होगा, एटम होगा। एटम को फर्दर जो है और स्मॉल पार्टिकल्स में उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, इनडिविजिबल, मतलब फर्दर इसको और छोटे पार्टिकल में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है। और एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम ही है, और उसको ना तो क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, किया जा सकता है, ठीक है। दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो क्रिएट कर सकते हैं उसको, ना ही बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एटम का डेफिनेशन दिया था अकॉर्डिंग टू डाल्टन। लिख लिए? यस यस सर। हेलो, हो गया ना? यस सर। चलो, सेकंड पॉइंट है इसका, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर similar in mass and properties but different from the atoms of other elements। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि सेम एलिमेंट का एटम जो होगा उसका मास और प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, बट डिफरेंट एलिमेंट के एटम से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे मान लो सोडियम है, Na लिखे, Na का इसका Na कौन सा एलिमेंट है, सोडियम है। तो सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे, जैसे मान लो सोडियम के एटम्स हैं, तो सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे उन सभी का मास क्या होगा, सेम होगा, एक जैसे होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे ना। सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, वो सारे आइडेंटिकल होंगे। लेकिन जब हम लोग Mg के बारे में बात करेंगे, Mg कौन सा एलिमेंट हो गया, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के अगर एटम्स की हम लोग बात करें तो सोडियम और मैग्नीशियम का एटम्स क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा।
तो यही बात बोला गया कि सेम एलिमेंट के एटम्स बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन उसको जब दूसरे एलिमेंट के एटम से कंपेयर करेंगे तो वो दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है सेकंड वाला। क्लियर है ना, समझ में आ गया सबको? यस। ठीक है, तो वो चीज है, तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है सर अभी कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ये टॉपिक तो स्टार्ट ही तो किए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ठीक है सर। एटम्स, थर्ड पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन with each other in a fixed simple whole number ratio to form compounds। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मतलब अलग अलग एलिमेंट के एटम्स जो है वो होल नंबर में कंबाइन होंगे, एक फिक्स्ड होल नंबर में कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। जैसे पढ़े होगे एग्जांपल वाटर है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O है। तो H2O कैसे फॉर्म हुआ है, दो एटम इसमें हाइड्रोजन का कंबाइन किया है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये नंबर तो हमेशा फिक्स रहेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि वाटर में 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, होगा क्या कभी? या फिर 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन ऐसा हो जाए, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा ना कि हाइड्रोजन का 2 ही एटम रहेगा और ऑक्सीजन का 1 एटम रहेगा, तभी वो वाटर का फॉर्मेशन करेगा। यही चीज है कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जो है एक फिक्स्ड होल नंबर में कंबाइन करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो वाटर क्या हो गया, एक कंपाउंड है जो कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। और फोर्थ पॉइंट है इसका, द एटम इज द smallest unit of matter that can take part in a chemical reaction। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एटम जो है, एटम को अगर डिफाइन करने तुमसे बोला जाए तो एटम जो है मैटर का वैसा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, कोई भी एलिमेंट अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें एक्चुअली एटम्स के बीच में ही केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो एटम वैसा सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का जो कि केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये 4 पॉइंट हो गए पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट को पहले लिख लो। हो गया, यस सर। लिख लिए चारों पॉइंट? यस सर, लिख लीजिए। चलो, अब देखो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये जो सबसे पहला थ्योरी था एटम्स के बारे में, लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक निकल गए। ठीक है, बहुत सारा ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी
उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आया जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत सारे ऐसे डिस्कवरी हुए या डिस्कवरी किया गया ऐसा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो बहुत सारा इसका पॉइंट से फॉलो नहीं हो रहा था, इसका पोस्टुलेट फॉलो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स आने लगे, तो वो ड्रॉबैक क्या क्या था, तो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, लिख लो ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या क्या ड्रॉबैक था पता है तुम लोगों को, बताओ तो। हेलो। Sir, all atoms have different mass. ऑल एटम्स हैव डिफरेंट मास, नहीं, देखो ये जब सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही था कि ये बोला था कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यही बोला था ना, एटम्स जो है इनडिविजिबल है। लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो कि एटम को फर्दर और सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड कर दिया, जैसे एटम के अंदर भी क्या मिलने लगे, इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला और न्यूट्रॉन मिला, मिला ना। हेलो। Yes, sir. तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए बाद में जो कि एटम को भी फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया, मतलब एटम को और फर्दर डिवाइड करके सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इन सब का जैसे जैसे डिस्कवरी हुआ तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया ना, क्योंकि वो बोला था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वही सबसे छोटा है, उसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही था कि द इनडिविजिबिलिटी, इनडिविजिबिलिटी मतलब ये बोला था कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, तो इनडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम वाज प्रूव्ड रॉन्ग, ठीक है, ये पहला पॉइंट, indivisibility of an atom was proved wrong when an atom was further divided, further subdivided into subatomic particles, ठीक है, subatomic particles, subatomic particles क्या क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इन तीनों के डिस्कवरी के बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है ये फेल हो गया, तो पहला ड्रॉबैक तो ये था। दूसरा ड्रॉबैक था, ये बोला था कि डाल्टन ये बोला था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब जैसे सोडियम है तो सोडियम के जितने सारे एटम्स होंगे, एक एलिमेंट कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट ले लें हम लोग, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सभी के प्रॉपर्टीज जो होंगे उन सभी का मास भी बराबर होगा और प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे एटम्स ऐसे मिले, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे मिले जिसके एटम्स जो है मास में डिफरेंट होने लगे, मतलब जैसे मान लो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का ही एटम है लेकिन उसका मास क्या है, अलग अलग एटम्स का मास डिफरेंट मिल रहा था, ठीक है, तो वहां पे भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसे लिखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू डाल्टन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ठीक है, यही था स्टेटमेंट। लेकिन हाउएवर atoms of some element vary in their masses and densities,
ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स का एटम्स ऐसा मिला जिनके मास क्या होने लगे, डिफरेंट होने लगे। ठीक है, तो वैसे एटम्स को हम लोग बोलते हैं जिसका मास डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स। आइसोटोप सुने हो? हेलो, आइसोटोप सुने हो? बोलो, यस क्या होता है Yes, sir. आइसोटोप्स? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, सर, जो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एक ही हैविंग एलिमेंट। सेम मास, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट having same atomic number but Different mass number. different mass number। ठीक है, इसको आइसोटोप्स बोलते हैं, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 1, तो ये एक आइसोटोप हो गया। दूसरा होता है 1 और 2, और तीसरा होता है 1 और 3। ठीक है, तो ये तीनों देखो, ये तीनों तो हाइड्रोजन का ही एटम है ना। हेलो, Yes, sir. ये Yes. तीनों क्या है, हाइड्रोजन का ही एटम है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट मास नंबर तीनों का क्या है, सेम है या डिफरेंट है? Different. डिफरेंट है। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को फॉलो कर रहा है क्या? No. नहीं। तो ये एग्जांपल हो गया आइसोटोप। आइसोटोप के केस में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है आइसोटोप का, जैसे कार्बन है, कार्बन का 612 होता है, 614 होता है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हो गया, ये सारे एग्जांपल हैं आइसोटोप्स के। तीसरा एग्जांपल क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का 1735 है और क्लोरीन का 1737। तो ये सारे आइसोटोप्स के केस में देखो, ये दोनों क्लोरीन का ही एटम है, बट दोनों का मास क्या है, डिफरेंट है, दोनों का डेंसिटी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस केस में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, लिख लिए सेकंड पॉइंट। Yes. Yes, sir. चलो, तीसरा इसका ड्रॉबैक था, थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट था कि डाल्टन also claimed that atoms of different elements are different in all respects। ठीक है, ये भी था ना, ये क्या बोला था कि अलग अलग एटम्स, अलग अलग एलिमेंट का एटम्स जो होगा वो डिफरेंट होगा, ये बोला था ना। Yes. लेकिन ये भी ये भी रॉन्ग हो गया था। दिस हैज बीन प्रूवन रॉन्ग इन मेनी केसेस। ठीक है, बहुत सारे केसेस में, आइसोबार्स के केस में ये रॉन्ग हो गया था। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं आइसोबार क्या है। दिस हैज बीन प्रूवन रॉन्ग इन सर्टन केसेस। ठीक है, कौन से केसेस में ये रॉन्ग हुआ था? इन केस ऑफ आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स के केस में रॉन्ग हुआ था। ठीक है, तो आइसोबार्स हम लोग किसको बोलते हैं? आइसोबार का डेफिनेशन होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, वहां पे आइसोटोप्स के केस में एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था।
यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम, क्या सेम होगा, मास मास नंबर इस केस में सेम होगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है आर्गन, आर्गन होता है, ये एग्जांपल आइसोबार्स का बता रहे हैं, आर्गन का होता है 18, एटॉमिक नंबर 18 है और इसका मास नंबर होता है 40। इसी तरह कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और मास नंबर इसका भी है 40। तो देखो दोनों तो अलग अलग एलिमेंट का एटम है ना, ये आर्गन का एटम है और ये कैल्शियम का एटम है, बट दोनों का मास क्या है, सेम है। लेकिन डाल्टन के अकॉर्डिंग दोनों का मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम आ रहा है। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को फॉलो कर रहा है क्या, नो नहीं। तो ये आइसोबार्स के केस में फॉलो नहीं होता। इसी तरह नाइट्रोजन में भी होता है, नाइट्रोजन का 7 और 14 होता है। ठीक है, उसी तरह कार्बन का एक आइसोटोप हम लोग देखे 6 और 14 वाला। ठीक है, यहाँ भी देखो एक नाइट्रोजन का है एटम और दूसरा कार्बन का, बट दोनों का मास क्या है, सेम है। तो ये भी आइसोबार्स कहलाएगा। ठीक है, तो इन इन तीनों केसेस में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फॉलो नहीं हो रहा है। सर पोटेशियम होता है क्या आइसोबार? आइसोबार ऐसे नहीं बोल सकते, हम लोग कंपेयर करेंगे ना दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, लिख लिए। यस सर यस सर। यस सर। चलो, तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या क्या पोस्टुलेट था, शुरुआत में वो क्या थ्योरी दिया था और उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स मिला। क्लियर है, याद हो गया ना सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो बोलो, हेलो, नो सर। कोई डाउट है किसी को तो बोलो। लिख लियो इतना। यस सर ठीक, चलो अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़ रहे हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो फेल हुआ था वो बोला था कि एटम को फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड किया जाता है। तो कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल थे? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल आया था, कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाँ, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कवरी कैसे हुआ था सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ठीक है, इन सब का डिस्कवरी हम लोगों को पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन को कौन डिस्कवर किया था, बोलो, कौन जे डिस्कवर किया था? हाँ, जे जे थॉमसन थॉमसन। प्रोटॉन को कौन डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन को कौन डिस्कवर किया था? एडविक चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को डिटेल में पढ़ना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी, ये कैसे हुआ था। ठीक है, कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी। ठीक है, तो ये हम लोग को डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था? एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बुक में देखोगे दिया हुआ है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। तो इसमें क्या किया गया था?
एक कैथोड रे ट्यूब लिया गया था, ठीक है, ये ऐसे लिख लो पहले, फिर इसके बाद डायग्राम इसका दिखाते हैं कैसा था। he did this, कौन किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन, ठीक। तो ये थॉमसन का ही एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। he did this using a cathode ray tube which is a vacuum sealed tube with a cathode and anode on one end, ठीक है, that created a beam of electrons traveling towards the other end of the tube, traveling towards the other end of the tube, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कैथोड रे था, एक कैथोड रे ट्यूब का यूज किया गया था जो कि पूरा वैक्यूम क्रिएट किया गया था उसके अंदर, ठीक है। ये डायग्राम दिखाते हैं, जैसे इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। दिख रहा है डायग्राम? Yes, sir. देखो तो, और बड़ा करें? No, sir. ठीक है. दिख रहा है ना सबको डायग्राम? देखो तो, विजिबल है? Yes, sir. ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ये देखो, यही है कैथोड रे ट्यूब। ये जो पूरा लिया गया है ना, ये इसी को बोलते हैं हम लोग कैथोड रे ट्यूब। ये ट्यूब है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया। वैक्यूम क्रिएट किया गया मतलब जो भी एयर था इसका निकाला गया। बहुत ही कम प्रेशर क्रिएट किया गया इसमें, कि बहुत ऑलमोस्ट जितने भी सारे गैसेस थे सबको निकाला गया बाहर, ठीक है। और इसको बहुत ही हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया। तो जैसे ही हाई वोल्टेज से यहाँ पे कनेक्ट किया गया, तो यहाँ से क्या हुआ, देखा गया, जैसे ही इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया तो एक रेस का जनरेशन हुआ, एक रे का जनरेशन हुआ। और वो इनविजिबल रे था, वो दिख नहीं रहा था, ठीक है। इनविजिबल रे मतलब वो विजिबल नहीं था, आंख से विजिबल नहीं था, ठीक है। तो वो रेस जो है कैथोड से ओरिजिनेट हो रहा था और वो एनोड की तरफ जा रहा था, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था? कैथोड से। और कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, जिसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज प्लेट बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करते हैं उसको कैथोड बोलते हैं, और बैटरी के पॉजिटिव एंड से जिसको कनेक्ट करते हैं उसको एनोड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रे जनरेट हुआ था कैथोड से और वो मूव कर रहा था किसकी तरफ? एनोड की तरफ, ठीक है। अब ये रे आंख से तो दिख नहीं रहा था, तो इसको पता करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए क्या किया गया? एनोड में यहाँ पे परफोरेशन किया गया, ठीक है, बहुत छोटा छोटा होल्स बनाया गया यहाँ पे, ठीक है। एनोड में छोटा छोटा होल्स बनाया गया और पीछे जो है एक स्क्रीन लगाया गया। स्क्रीन मतलब एक फ्लोरेसेंट सब्सटेंस लगाया गया, ठीक है। फ्लोरेसेंट सब्सटेंस किसको बोलते हैं हम लोग? वैसा सब्सटेंस होता है जिसमें कोई भी रेडिएशन अगर टकराएगा तो वो ग्लो करने लगेगा, ठीक है। तो एनोड के पीछे, एनोड में एक एनोड वाला जो रॉड है इसमें छोटा छोटा होल्स बनाया गया और उसके पीछे क्या किया गया? एक फ्लोरेसेंट, एक जिंक सल्फाइड होता है सब्सटेंस जिसको पीछे अप्लाई कर दिया जाता है। तो वो जिंक सल्फाइड जो है एक फ्लोरेसेंट मटेरियल की तरह काम करता है। जिंक सल्फाइड क्या है? एक ZnS का कोटिंग पीछे डेवलप किया जाता है। तो ZnS का कोटिंग मतलब वो एक फ्लोरेसेंट सब्सटेंस होता है, ठीक है। जिंक सल्फाइड यहाँ पे लिख दे रहा है, जिंक सल्फाइड ZnS है, ZnS जिंक सल्फाइड।
तो ये क्या है, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है, फ्लोरेसेंट सब्सटेंस। फ्लोरेसेंट सब्सटेंस मतलब इसको इसके पीछे हम लोग ये ट्यूब के एंड पे लगा दिए, ठीक है। अब जैसे ही ये क्या हुआ, अब ऑब्वियसली इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया तो एक रेज जो है कैथोड से ओरिजिनेट होकर वो एनोड की तरफ जा रहा था। अब एनोड में होल्स था तो वो होल से पास करते हुए देखा गया, वो पीछे वाला स्क्रीन ग्लो करने लगा। एनोड के पीछे जो स्क्रीन लगाया गया था, ये सब्सटेंस जो अप्लाई किए थे हम लोग, वो ग्लो करने लगा अचानक से। तो ग्लो करने लगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उससे हमको ये कंफर्म हो गया कि ऑब्वियसली एक रेज आके स्ट्राइक कर रहा है, तभी तो वो ग्लो करेगा ना। अपने आप ग्लो तो नहीं करेगा, अपने आप ग्लो करेगा क्या? हेलो, नो सर। No, ठीक sir. है। तो अपने आप तो वो ग्लो करेगा नहीं, ऑब्वियसली उसको रेस आके स्ट्राइक कर रहा होगा, और एनोड के पीछे वाला ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो रेस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होगा? ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा होगा बताओ तो? कैथोड से। और ये किसकी तरफ जा रहा होगा? एनोड की तरफ। तभी तो वो उसके पीछे जाके स्ट्राइक किया। समझ में आ रहा है ना? हेलो। यस सर। तो वो रेज ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है? कैथोड से कर रहा है, और वो किसकी तरफ जा रहा है? एनोड की तरफ जा रहा है। इसलिए इसका नेम जो है कैथोड रेज रखा जाता है, क्योंकि ये कैथोड से ओरिजिनेट होता है और किसकी तरफ जाता है, किसकी तरफ मूव कर रहा है ये? एनोड। एनोड की तरफ एनोड। मूव। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको पहले ड्रॉ कर लो ये डायग्राम, फिर आगे इसका प्रॉपर्टीज लिखाएंगे। कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज क्या होता है? और ये रेज देखो इनविजिबल था, ये आंख से नहीं दिख रहा था, ठीक है। इसलिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया गया, पीछे एक स्क्रीन लगाया गया, ठीक है। और उसमें जिंक सल्फाइड पीछे, मतलब जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया एनोड के पीछे। सर जिंक सल्फाइड पे जब चार्ज पड़ा तब वो ग्लो किया था। हेलो। सर हाँ बोलो। सर जिंक सल्फाइड पे जब चार्ज पड़ा था तब वो ग्लो किया था। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है। फ्लोरेसेंट मटेरियल का मतलब क्या होता है कि उस पे कोई भी सब्सटेंस अगर स्ट्राइक करेगा, कोई भी रेडिएशन अगर हिट करेगा तभी वो ग्लो करेगा, ठीक है। अपने आप ग्लो नहीं करता है, कोई भी रेडिएशन आके उससे टकराएगा तो वो ग्लो करने लगेगा, ठीक है। तो ठीक है सर। जैसे ही इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया तो देखा गया कि पीछे जो जिंक सल्फाइड का कोटिंग बनाया गया था वो ग्लो करने लगा अपने आप। तो इसका मतलब ऑब्वियसली कोई रे आके टकराया होगा तभी तो ग्लो किया ना। यस सर। ठीक है, चलो ड्रॉ करो इसको, एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। हाँ हाँ। अरे हाँ। हेलो। हो गया, ड्रॉ कर लिया इसको? Yes, sir. यस। चलो। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना।
cathode rays consists of negatively charged particles called electrons. ठीक है, पहले लिखो फिर इसका प्रॉपर्टीज लिखा रहा है। कैसे पता किया गया था कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है? हो गया? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. चलो, अरे ये नीचे कैसे आ गया? थोड़ा ड्रॉबैक हो गया। चलो ठीक है, अब लिखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज लिख रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ये इंपॉर्टेंट है कि कैथोड रे का प्रॉपर्टी क्या क्या होगा। पहला प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये जो रे ओरिजिनेट हो रहा था ना, ये कैथोड रेज ट्रैवल इन straight lines in absence of electric and magnetic field. ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है कि अगर वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है, अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड हम लोग उसके चारों बगल नहीं लगाए हैं, तब तक वो क्या करेगा, किस पाथ पे चलेगा? वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वहां पे अप्लाई कर देते हैं तो उसका वो स्ट्रेट में अब नहीं चल पाएगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, अपने पाथ से वो क्या हो जाता है, डेविएट कर जाता है। क्लियर है? तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में ही वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, लेकिन अगर जैसे ही मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे हम लोग, तो वो अपने पाथ से क्या हो जाएगा, डेविएट कर जाता है। ठीक है, अब कैसे पता किया गया था कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट करता है? ठीक है, तो उसके क्या किया गया था, उसके दोनों एंड पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही यहाँ पे अप्लाई किया गया, देखो जैसे यहाँ मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है ना सबको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो एक प्लस होगा और एक साइड क्या होगा, फील्ड के एक साइड माइनस होगा। ऐसे ही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड में? हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो एक साइड प्लस, इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों साइड एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया कि अब ये रेस जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है। अब जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, अब वो रेस स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है, वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया, नेगेटिवली सॉरी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ ये डिफ्लेक्ट होने लगा। जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था शुरुआत से, इन एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड, वो अब कौन से प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो अगर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना। Yes. क्लियर है?
तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये ऑब्जर्व किया गया कि अब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल के पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वो उससे कंफर्म हो गया कि जो कैथोड रेस है उसके अंदर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और उसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे ही कंफर्म हुआ था ये। क्लियर है ना रीजन? ठीक है, तो सेकंड पॉइंट वही लिख लो कि कैथोड रेस, ये ऐसे लिख लेते हैं, दे आर deflected towards positive plate, thus showing positive plate in an electric field लिख लेना, they are deflected towards positive plate in an electric field thus showing that these are negatively charged particles known as electrons। ठीक है, तो यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ था। ये दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना कि द नेचर ऑफ द कैथोड रेज, ठीक है, नेचर ऑफ द कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ कैथोड। ठीक है, द नेचर ऑफ द कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ कैथोड। कैथोड हम लोग किसी भी मटेरियल का लें, कोई भी मेटल का मटेरियल हम लोग लें, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर मटेरियल हम लोग चेंज कर दें, कैथोड का मटेरियल अगर चेंज भी कर दें, तो एनोड सॉरी कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज क्या होगा? वो सेम होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। हेंस दे आर कॉमन कंस्टिट्यूएंट, ऐसे लिख सकते हैं, हेंस दे आर कॉमन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हेंस दे आर कॉमन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर। ठीक है, लिख लिया ना? यस सर। चलो, तो ये हो गया कैथोड रेस का डिस्कवरी। और कैथोड रेस क्यों बोला जाता है, इसको नेम क्यों था? यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लेना, ठीक है। दीज रेज ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा था? ये ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स, किसकी तरफ मूव कर रहा है ये? एनोड। एनोड की तरफ। हेंस नोन एज कैथोड रेस। समझ में आ रहा है ना? कैथोड से ओरिजिनेट हो रहा था, इसलिए इसका नेम क्या रखा गया था? कैथोड रेज। ठीक है, और ये एनोड की तरफ मूव कर रहा था, तो इसलिए इसको कैथोड रेज बोला गया। तो ये चार प्रॉपर्टी हो गया कैथोड रेज का।
ठीक है, लिख लिए? Yes, sir. हो गया सबका? Yes, sir. चलो, नेक्स्ट हम लोग करेंगे एनोड रेस का। ठीक है, चलो तो ये लिख लिया हो ना सब लोग? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, नेक्स्ट कौन सा करेंगे? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये देखो इसमें ये पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। इस केस में डायग्राम सेम ही रहेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है इस केस में। चला गया। दिख रहा है क्या डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो डायग्राम ड्रॉ करो पहले, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। सेम टाइप का apparatus इसमें यूज किया गया था। ठीक है, दोनों में apparatus सेम ही यूज किया गया था। थोड़ा बहुत डिफरेंस था इसमें। ड्रॉ कर लिए? हेलो, बोलो जल्दी। No, sir. ठीक है, देखो इसमें डिफरेंस क्या है। वहां पे कैथोड रेस में वो कैथोड की तरफ से ओरिजिनेट हो रहा था और वो एनोड की तरफ जा रहा था ना। यहाँ पे क्या है, उल्टा हो जाएगा। एनोड से ओरिजिनेट हो रहा है और किसकी तरफ जा रहा है? लग रहा है कि एनोड से ओरिजिनेट हो रहा है और ये किसकी तरफ जाएगा? किसकी तरफ मूव करेगा बताओ? Cathode. कैथोड की तरफ। तो कैथोड। अब यहाँ पे देखो परफोरेशन या होल बनाया गया है किसकी तरफ? होल बनाया गया है कैथोड के अंदर, बनाया गया है ना। और पीछे जो स्क्रीन लगाया गया है, ये सरफेस कोटिंग जो डेवलप किया गया है वो कैथोड के पीछे किया गया है। तो ये भी इनविजिबल रेस है उसी के तरह। लेकिन जैसे ही ये
इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया तो ये देखा गया कि कैथोड के पीछे जो कोटिंग लगाए हैं ये ग्लो करने लगा, दिख रहा है ना यहाँ रेड ग्लो। तो ग्लो करने लगा तो अपने आप तो ग्लो करेगा नहीं, अपने आप करेगा क्या? No. नहीं। तो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई रेज आके इसको स्ट्राइक कर रहा होगा इधर से, ठीक है। तो रेज स्ट्राइक कर रहा है, वो एनोड से किसकी तरफ मूव कर रहा है? कैथोड की तरफ। इसलिए इसका नेम क्या रखा गया है? एनोड रेज, ठीक है। इसलिए इसको एनोड रेज बोला जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी प्रॉपर्टीज देखो, पहला प्रॉपर्टी तो वही होगा कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि जहां जैसे ही यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो अब ये जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं चल के नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। तो नेगेटिव प्लेट की तरफ अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दीज रेज आर मेड अप ऑफ, क्या लिख सकते हैं? दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। किससे मिलके बना हुआ है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये कैसे प्रूव हुआ था? कैसे प्रूव हुआ था बताओ? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैसे पता चलेगा? हम लोग इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या हुआ? ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होने लगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। एनोड रेस को देखो, एनोड रेस का दूसरा नेम है, इसको कैनल रेस भी बोला जाता है। एनोड रेस का दूसरा नेम क्या है? कैनल रेस भी बोला जाता है। बहुत जगह देखोगे कैनल रेस लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये लिख सकते हैं हम लोग कि एनोड रेज डज नॉट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। हम लोग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, दे आर मेड अप ऑफ गैसियस आयंस। ये इंपॉर्टेंट है, दे आर मेड अप ऑफ गैसियस आयंस, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लेंगे ना तभी एनोड रेज को हम लोग बोलेंगे कि वो प्रोटॉन कंसिस्ट करता है। लेकिन जनरली एनोड रेज जो है ये गैसियस आयन से मिलके बना होता है, ठीक है। ये बताते हैं कैसे। एक और पॉइंट लिख लो, फोर्थ पॉइंट ये है, एनोड रेज, या ऐसे लिख लो, द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज या नेचर ऑफ एनोड रेज लिख सकते हैं, या प्रॉपर्टीज ही रहने दो, चलो। द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, कैथोड रेस में जो है वो नेचर ऑफ द गैस या नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन एनोड रेस का जो प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा। तो एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे मान लो इसके अंदर कोई गैस लिए हैं, हाइड्रोजन गैस लिए हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस से अगर हाई वोल्टेज अगर कनेक्ट करोगे, हाई इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करेंगे तो ये अपने एटम्स में ब्रेक करता है। सबसे पहले एटम में ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन का एटम क्या होता है, ये आयोनाइज करने लगता है। आयोनाइज करने का मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास,
H1 है ना, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, बताओ तो। हेलो। 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। वन प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हाई करंट अगर पास करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे बाहर निकल गया तो अब सिर्फ इसके पास क्या बचा, एक प्रोटॉन ही तो बचा। जो भी H प्लस का प्रॉपर्टी आएगा वो किसकी वजह से आएगा, 1 प्रोटॉन की वजह से ही आएगा ना। जैसे यहाँ H प्लस हम लोग लिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गया अब, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया इसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 ही रहेगा ना। प्रोटॉन का नंबर चेंज हो सकता है क्या, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकला है तो एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 0 है ना, और प्रोटॉन एक ही बचा। तो इसलिए H प्लस को हम लोग क्या बोल देते हैं, H प्लस का जो भी प्रॉपर्टी आ रहा होगा वो प्रोटॉन की वजह से ही आ रहा होगा, तो इसलिए इसको हम लोग प्रोटॉन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ इन केस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन गैस उसमें फिल्ड है अंदर में, अगर हाइड्रोजन गैस लिए हैं तभी हम लोग एनोड रेस को बोल सकते हैं कि वो प्रोटॉन कंसिस्ट कर रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग कोई और गैस ले लें, जैसे मान लो हीलियम गैस लेते हैं, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4, है ना। तो इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या होगा, हीलियम He प्लस बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इससे निकला। तब देखो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 2, मास नंबर हो गया 4। क्लियर है। अब ये प्रोटॉन नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी बचा हो। जैसे He प्लस है, तो He प्लस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनिशियली, देखो हीलियम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है इनिशियली, कितना है, न्यूट्रल अगर रहेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। लेकिन He प्लस बन गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसके पास, और प्रोटॉन तो 2 बचा हुआ है ना, प्रोटॉन तो 2 होगा ना। यस सर। चलो, तो अब इसको हम लोग सिंपली प्रोटॉन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो एनोड रेस के अंदर प्रेजेंट होगा, अगर हीलियम गैस लेंगे तो एनोड रेस के अंदर ये हीलियम का गैसियस आयन ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये कंसिस्ट कर रहा होगा एनोड रेस को, ठीक है, ये है एनोड रेस के अंदर ये मिलेगा हमको। लेकिन हाइड्रोजन गैस अगर लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस में H प्लस मिलता है हमको, एनोड रेस में H प्लस मिलेगा, और उसको हम लोग प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। H प्लस को हम लोग प्रोटॉन से भी कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एनोड रेस जो है वो प्रोटॉन कंसिस्ट नहीं करता है, दे आर मेड अप ऑफ गैसियस आयंस। लेकिन हाइड्रोजन गैस के केस में एनोड रेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि प्रोटॉन बोल सकते हैं, क्योंकि H प्लस जो उसका गैसियस आयन जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस अगर लोगे तो उसको प्रोटॉन की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन उसके अगर अगर उसके जगह पे अगर कोई दूसरा गैस ले हम लोग, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, वो गैसियस आयंस कंसिस्ट करता है, ठीक है। अब देखो, अब पहले केस में हम लोग हाइड्रोजन गैस लिए थे, दूसरे केस में हीलियम गैस लिए थे, दोनों उस केस में देखो एनोड रेस के अंदर H प्लस मिलेगा, और दूसरे केस में एनोड रेस के अंदर He प्लस मिलेगा। दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा क्या, एक में H प्लस आयन है, दूसरे में हीलियम का आयन है, दोनों का प्रॉपर्टीज सेम होगा क्या, डिफरेंट होगा ना दोनों का प्रॉपर्टी, क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी होगा वो डिफरेंट होगा हीलियम के प्रॉपर्टी से, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हीलियम का मास 4 है, तो प्रॉपर्टीज में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना दोनों। क्लियर है ना। यस सर। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एनोड रेस का जो है प्रॉपर्टी वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब गैस अगर हम लोग इसमें अंदर जो गैस ले रहे हैं वो अगर चेंज करते जाएं, तो एनोड रे का प्रॉपर्टी भी क्या होते जाएगा, सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ वाला, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि एनोड रेस और कैथोड रेस में डिफरेंस क्या है, जबकि कैथोड रेस जो है वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि एनोड रेस जो है वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो इसमें एक टेबल तुम लोग को दे देते हैं, वो टेबल ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा।
ठीक है, ये टेबल, ये वाला, ये टेबल तुम लोग कॉपी कर लेना। ये डिफरेंस है बिटवीन कैथोड रेस एंड एनोड रेस। ठीक है, दिख रहा है ना टेबल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये टेबल तुम लोग कॉपी कर लेना। ठीक है, विजिबल है? Yes, sir. चलो, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन, लेकिन कैथोड रेस का प्रॉपर्टी जो है वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, चलो, तो ये भेज देंगे पीडीएफ, वहां पे लिख लेना तुम लोग। ठीक है, पीडीएफ से लिख लेना। क्लियर है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ठीक है, तो चलो इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, ये पीडीएफ Yes, भेज देंगे, तुम लोग लिख लेना इसको। ठीक है ना? Yes, कोई sir. डाउट है किसी को क्या? Yes, कोई डाउट है तो बोलो। No, No, sir. sir. चलो फिर तो एंड कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ठीक है, इतना रिवाइज करके रखना। पीडीएफ मिल जाता है ना तुम लोगों को ग्रुप में? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो एंड कर रहे हैं और पीडीएफ भेज देंगे, उससे लिख लेना तुम।